चलिए आज हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहले है क्या, इसको देख ले रहे हैं। सपोज कीजिए एक यहां पे कोई सोल्वेंट है, वो भी वोलेटाइल सोल्वेंट है। वोलेटाइल सोल्वेंट मतलब जिसमें वेपर फॉर्म हो सके, वेपर निकल सके। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल वोलेटाइल है, खूब वोलेटाइल है, और वाटर जो है वो कम वोलेटाइल सोल्वेंट है। तो हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, चाहे उस तरह की किसी सोल्वेंट। वाटर भी वोलेटाइल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, नहीं होता वोलेटाइल तो कपड़ा सूखता ही नहीं। तो अब इसका कुछ वेपर प्रेशर होता है। अगर इसको ऊपर से हमने ढक दिया है, ठीक है, तो अभी ये क्या है, प्योर सोल्वेंट के फॉर्म में है। ये क्या है, प्योर सोल्वेंट। तो फर्स्ट स्टेप में यहां पे हमने लिया है प्योर सोल्वेंट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है इसका। तो प्योर सोल्वेंट का मान लिए वेपर प्रेशर जो है, मतलब इससे वेपर बन रहा है और वो वेपर कंटेनर पे कोलाइड करेगा, और इस कोलिजन के कारण क्या होगा, प्रेशर होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर। तो मान लिए कि प्योर सोल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर इक्वल टू P1 नॉट है, ठीक है। P1 नॉट क्या हो गया, प्योर सोल्वेंट का वेपर प्रेशर। क्यों ये वेपर प्रेशर है, क्योंकि ये सिर्फ लिक्विड नहीं है, वोलेटाइल है, कुछ इसके वेपर ऊपर रहेंगे, ठीक है। अब सेकेंड काम क्या किए कि इसको सॉल्यूशन में बदल दिए। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया क्या, सॉल्यूट, ठीक है। तो इसमें क्या किए कि स्लाइड अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन रिएक्टिव सॉल्यूट डाल दिए। देखिए वोलेटाइल डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा उसका अलग प्रेशर बनने लगेगा, तो उसका वेपर रहेगा तो वो अलग हो गया। तो ऐसा डाल रहे हैं जो वोलेटाइल भी नहीं है और इससे रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, डाल दिए, डिसॉल्व कर गया। डिसॉल्व करके क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा तो कुछ अंदर भी रहेगा और कुछ ऊपर भी रहेगा ना। तो ऊपर आने के कारण क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर जो वेपर जो बन रहा था वो कम बनने लगेगा। अगर पहले ही बहुत सारा वेपर था, अब वेपर थोड़ा सा घट जाएगा, वेपर घट जाएगा, क्योंकि इवापोरेशन जो होता है सरफेस फेनोमेनन है। जितना ज्यादा फ्री सरफेस रहेगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। अब उसको फ्री सरफेस थोड़ा सा कम मिलेगा, तो फ्री सरफेस जैसे ही थोड़ा सा कम मिला तो वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट कम करेगा। कम इवोपरेट करेगा तो यहां पे वेपर कम बनेगा। वेपर जब कम बनेगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सेकेंड स्टेज के कारण अब क्या होगा कि वेपर रिड्यूस कर जाएगा, अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म्ड इज रिड्यूस्ड। क्यों रिड्यूस्ड किया, एज इसका सरफेस घट गया, फ्री ये सरफेस डिक्रीजेस, फ्री सरफेस फॉर सोल्वेंट डिक्रीजेस, फ्री सरफेस ऑफ सोल्वेंट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है। फ्री सरफेस ऑफ सोल्वेंट क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। अब क्या हो गया, लेट, यहां मान लिए लेट द प्रेशर बी P1। अब इसका मान लिए कि प्रेशर क्या हो गया, P1। तो अब आप थोड़ा सा देखिए हुआ क्या एक्चुअल में, कि पहले इसका प्रेशर था P1 नॉट
अब प्रेशर हो गया P1। तो हम लोअरिंग ऑफ प्रेशर बता रहे हैं। पहले सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लोअरिंग ऑफ प्रेशर, लोअरिंग ऑफ प्रेशर। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर आपको P1 नॉट अब माइनस फाइनल प्रेशर दैट इज P1। ये आपका क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ प्रेशर। अब लोअरिंग ऑफ प्रेशर नहीं निकाल के हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर निकालना है, जिसके बारे में हमको स्टडी करनी है। तो आपको आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा, रिलेटिव जब निकालना होता है तो इसके इनिशियल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी कि P1 नॉट माइनस P1 अब बाय P1 नॉट। यही हो गया क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने सिर्फ अभी डिफाइन किया है, ये किस पे डिपेंड करेगा, कैसे कैलकुलेशन इसका बाद में, अभी एक स्टेप और जाएगा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये P1 माइनस P1 नॉट माइनस P1 को डेल्टा P1 आप बाई P1 भी लिख सकते हैं, P1 नॉट। ठीक है, ये हमने सिर्फ ये बताया कि लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या। ठीक है, अब हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे ये सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, किसी और चीज पे नहीं डिपेंड करेगा, इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको पोज करके उतार लीजिएगा बाद में, ठीक ना, हम मिटा देना इसको। ठीक है, ये सिर्फ रख रहे हैं क्योंकि हमको यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, बाकी सबको हम मिटा रहे हैं। अब सपोज कीजिए ये यहां से इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ठीक है। हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो निकालेंगे वो यही निकालना, इसी को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब आ जाइए सॉल्यूशन चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो रॉल्ड्स लॉ है। रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ होता क्या है कि देखिए, रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग, पहले भी रॉल्ड्स लॉ अलग से बताया जा चुका है कि रॉल्ड्स लॉ जो है वो बतलाता है कि अगर किसी यहां पे सॉल्यूशन है तो किसी सॉल्यूशन में उसका जो पार्शियल प्रेशर, अगर किसी का पार्शियल प्रेशर हम निकालेंगे तो वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ये पढ़ना है, यानी कि अगर हम सोलवेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट ही कर दे रहे हैं यहां पे, अभी सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के लिए होता है, यहां पे हमको सोलवेंट की जरूरत है। सोलवेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसमें एक सॉल्यूट और सोलवेंट है, तो हम सोलवेंट की बात अभी कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सोलवेंट की। सोलवेंट को ही हमने P1 माना है, तो यानी कि P1 जो होगा, P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट के। ठीक,
और जब इसको इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट डालना होता है, और ये कांस्टेंट क्या होता है कि ये Chi1 हुआ, और इसका जो कांस्टेंट होता है वो प्योर सोलवेंट का प्रेशर होता है, और प्योर सोलवेंट का प्रेशर हमने P1 नॉट लिया है, पीछे हमने बताया था। तो यहां पे कांस्टेंट की जगह पे हो जाएगा P1 नॉट। ये सारा का सारा रॉल्स लॉ से हुआ, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं, मोल फ्रैक्शन में कि Chi1 प्लस Chi2 इक्वल टू 1 होता है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट एक सोलवेंट, तो दोनों को के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है। यानी कि Chi1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस Chi2, ठीक है। तो यहां पे Chi1 के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस Chi2। तो P1 इक्वल टू क्या हो गया? P1 नॉट इंटू 1 माइनस Chi2। ये Chi2 क्या हो गया? सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहां पे Chi2 क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ Chi1 अगर सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन है तो ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। जिस सोल्यूट के मिलाने के कारण ये सारी कहानी हो रही है उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा Chi2। अब चलिए यहां पे इसको फिर इनटू कर दे रहे हैं। अब यहां से मैथमेटिक है हमारा, यहां से सिंपल मैथ्स है। देख लीजिए P1 इक्वल टू P1 नॉट 1 में इंटू किए और माइनस P1 नॉट Chi2, ठीक है। अब P1 नॉट Chi2 को इधर ला रहे हैं और P1 को उधर ले जा रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। P1 नॉट Chi2 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, ओके। अब यहां पे देख सकते हैं Chi2 इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अब बाई P1 नॉट, ठीक है। ये आपका निकल गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही था, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आ गया ना। तो ये यानी कि इससे हमने कैलकुलेट किया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, मतलब P1 नॉट माइनस P1 अब बाई P1 नॉट इक्वल टू Chi2, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये चीज कैलकुलेट हो गया। इसमें अब एक दो और बात बतानी है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में यूज इस तरह से ना हो करके कुछ और होता है, तो वो मैं थोड़ा सा सॉर्टिंग कर दे रहा हूं, ठीक। इधर वाले को मिटा दे रहा हूं। ये तो हमने समझाया था कि मोल फ्रैक्शन कैसे ऐड होता है, और ये भी हो गया, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए ये जो डाटा है इसी को फिर से यूज कर रहा हूं, P1 नॉट माइनस P1 अब बाई P1 नॉट इक्वल टू Chi2। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये यहां पे ऐसे कर सकते हैं कि इक्वल टू N2 अब बाई N1 प्लस N2, याद होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड यानी कि सॉल्यूट, अब बाई मोल फ्रैक्शन है ये, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला N2 बाई N1 प्लस N2। एक ये यूटिलाइज, अब यहां पे आ गया कि एप्लीकेशन किस तरह से हम करेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन ज्यादातर वही पूछता है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, N1 जो है सोलवेंट है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा किससे, सोल्यूट से, N2 से, N2 से बहुत ज्यादा है। उस केस में इसका मतलब क्या हुआ, N1 इक्वल टू हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा N1 प्लस N2 के। जैसे 1000 में 1 हो तो उस केस में 1000 में 1 ऐड कीजिए या नहीं कीजिए, बात लगभग इक्वल होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये N1 प्लस N2 के जगह पे हम सिर्फ N1 लेंगे, क्या हो जाएगा ये, तो इट मीन्स यहां पे P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा N2 बाई N1, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू निकालते हैं गिवन मास बाई मोलर मास। तो और अगर एक्सटेंड करें इसको, N1 P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू N2 का मतलब क्या हुआ, ये आ रहा है इसमें, ठीक, तो N2 का मतलब क्या हुआ, हाँ, यानी कि W गिवन मास W2 बाई मोलर मास M2 बाई N1 क्या हो जाएगा, W1 बाई M1, ठीक है। इसके अलावा एक और फाइनल आ जा रहा है फॉर्मूला, आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हुआ, इससे कर दे रहा हूं, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू, इसको सीधा करके लिखूंगा तो W2 इंटू M1 ऊपर चला जाएगा, M1 अब बाई M2 इंटू W1, हाँ W1, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये यही चीज है, N2 बाई N1, यहाँ N2 को डिस्प्लेस कर दिए, उसके बाद इसकी वैल्यू हमने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख दिया, मोल फ्रैक्शन यानी कि गिवन मास बाई मोलर मास। और इसमें ज्यादातर M2 यानी कि सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों का यूटिलाइजेशन इसी के लिए होता है, सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए। तो इस तरह से हमने सबसे पहले बताया था कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या, तो वो आया था आपको P1 माइनस P1 नॉट बाई P1 नॉट। फिर उसको रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया कि ये सोलवेंट का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाता है। याद रखिएगा, ये बदल जा रहा है, सोलवेंट का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो रहा है। और ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल जो हुआ है उसको फिर से हमने बताया कि जनरली क्वेश्चन जो होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, वो भी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो यहां मोल फ्रैक्शन में जो हम लोग N1 प्लस N2 लिखते हैं उसमें सिर्फ N1 लिख देंगे और हो जाएगा N2 बाई N1, और इसको फिर N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे हम लोग गिवन मास बाई मोलर मास करके
और फॉर्मुलेट कर लिया। अब इस फॉर्मूला में जो डाटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसमें कंप्लीट डाटा दिया रहता है, प्रेशर भी या फिर चेंज इन प्रेशर और गिवन मास या मोलर मास में से ज्यादातर ये जो M2 है यही नहीं रहेगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस निकालना रहता है। एक्सपेरिमेंटली तो इसका यूज इसी में हुआ है, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, ये पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थैंक यू।